Hey everyone, welcome to my channel. आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट थर्ड को कवर करेंगे. इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड यूनिट सेकंड जिसमें द वाइंडिंग वाइन की समरी को मैंने बताया था और उस नॉवल को एनालाइज भी किया था. एंड आज के इस यूनिट में हम लोग द वाइंडिंग वाइन नॉवल में जितने भी थीम्स का इस्तेमाल किया है हम लोग उस थीम्स के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि थीम क्या होता है. सो थीम एक सेंट्रल आइडिया होता है, एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है किसी भी नॉवेल का, किसी भी स्टोरी का और किसी भी वर्क का. ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एक इशू हो सकता है जिसके अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है. एंड एक चीज याद रखना है कि जो थीम होता है वो ना ही स्टोरी होता है ना ही प्लॉट होता है. ठीक है. तो थीम एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है, एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एक इशू हो सकता है जिसके अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती है. जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि सपोज मुझे एक ऐसा नॉवल लिखना है और मुझे उसमें दिखाना है कि सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो करप्ट हो गए. ठीक है. सो माय सेंट्रल आइडिया इज करप्शन, मुझे वो दिखाना है. सो फर्स्ट आई विल चूज अ प्लॉट लाइन, देन आई विल चूज माय कैरेक्टर्स अकॉर्डिंगली. एंड उस मेन कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए आई विल वीव माय स्टोरी. तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो आइडिया है दैट इज करप्शन, लेकिन स्टोरी डिफरेंट हो सकती है. तो उसी मेन आइडिया, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थीम बोलते हैं. आई होप इट्स क्लियर. एंड किसी भी नॉवल में सिर्फ एक थीम नहीं होता है, बहुत सारी थीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे मोटिव्स सिंबल्स भी होते हैं एक नॉवल में. एंड सिमिलरली ये जो नॉवल है द वाइंडिंग वाइन, शशि देश पांडे जी ने इसे लिखा था, पब्लिश इन 1992. इस नॉवल में भी इन्होंने बहुत सारे थीम्स का यूज़ किया है. ठीक है. और जो प्रोमिनेंट थीम्स है इस नॉवल में हम लोग उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे. वन बाय वन हर एक थीम को हम लोग एनालाइज करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि द थीम ऑफ रेप क्या है, इस नॉवल में इस थीम का यूज़ किया गया है. सो शशि देश पांडे से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि ये जो आइडिया है इस थीम का, ये कहाँ से उनको मिला, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कुछ रिलेटेड है कि नहीं इस चीज़ से. तो वो कहती है कि एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे उनके हस्बैंड काम करते थे, यानी कि हॉस्पिटल में इंसिडेंट हुआ था. एंड वहाँ पे एक नर्स थी, बहुत ही खूबसूरत थी, रेडियंट थी, अट्रैक्टिव थी. ठीक है. सेल्फ डायरेक्टेड थी. एंड उसका क्या होता है, एक बार रेप हो जाता है. ठीक है. एंड शी हैज़ बीन फाउंड लाइंग अनकॉन्शियस इन द बेसमेंट एरिया. एंड शी नेवर रिकवर्ड. ओके. उसको कभी भी होश नहीं आया और आप कह सकते हैं कि शी प्रोबेबली डाइड. तो वहाँ से शशि देश पांडे को ये आइडिया मिलता है इस थीम को इनकॉर्पोरेट करने का अपने नॉवल. एंड इस नॉवल में भी हमें थीम ऑफ रेप देखने को मिलता है. एंड देयर आर टू केसेस इन दिस नॉवल. फर्स्ट द केस ऑफ कल्पना एंड सेकंड द केस ऑफ मीरा. सो बिफोर डिस्कसिंग देयर केसेस लेट अस फर्स्ट नो कि रेप का मतलब क्या होता है. सो द मीनिंग ऑफ रेप इज वायलेंस टू वंस बॉडी. अगर आप किसी के भी बॉडी के साथ वायलेंस करते हैं, हर किसी को अपने बॉडी के ऊपर अपना राइट होता है. अगर आप उस राइट को वायोलेट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग रेप कह सकते हैं. सो रेप इज ऑल्सो एन इंसल्ट टू वुमेन और वुमेनहुड. एंड रेप कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ फोर्स्ड सेक्स विदाउट द consent ऑफ योर पार्टनर. अगर आप किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हो, फिजिकल हो रहे हो बिना आपके पार्टनर के कंसेंट के, सो दैट कैन बी टर्म एज रेप. उसे हम लोग रेप कहते हैं. एंड ये जो वर्ड है कंसेंट, ठीक है, ये एक मैरिड वुमेन के ऊपर अप्लाई नहीं होती है. जब हम लोग मीरा के बारे में डिस्कस करेंगे देन विल टॉक मोर इन डिटेल. एंड जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, ये रेप को पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन की है. एंड क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए इफ समबडी कमिट्स दिस क्राइम, वो भी उसका भी डिस्क्रिप्शन इंडियन पेनल कोड में है. ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेप. एंड इस नॉवल में देयर आर टू कैरेक्टर्स, कल्पना एंड मीरा, जिसका रेप होता है. ओके. सो कल्पना इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल. एंड इसकी मदर है शकुताई. एंड ये लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. दे बिलोंग टू द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी. एंड जो शकुताई है, इनके तीन बच्चे हैं, कल्पना, संध्या एंड प्रकाश. एंड इनके जो पति है वो किसी और औरत के लिए शकुताई और उनके बच्चों को छोड़ देते हैं. एंड शकुताई एक पियोन है, ये गर्ल्स स्कूल में काम करती है. एंड शकुताई की एक बहन भी है, सुल्लू, एंड उनके हस्बैंड है प्रभाकर. एक्चुअली जैसे जैसे स्टोरी
बढ़ती है आगे और जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है तो हमें सब कुछ पता चलता है कि कल्पना के साथ एक्चुअली क्या हुआ था। जो वना है यानी उर्मी की सिस्टर इन लॉ और फ्रेंड, वना एक सोशल मेडिकल वर्कर है एंड उर्मी आती है वना को पिक करने के लिए एंड वहीं पे उर्मी को पता चलता है कल्पना के केस के बारे में। कल्पना गॉट रेप्ड एंड उसको डार्क स्ट्रीट्स में एक बहुत ही बुरे कंडीशन में उसको पाया गया था एंड राइट नाउ वो एक हॉस्पिटल में है और कोमा में है। एंड उर्मी इस चीज़ के बारे में जानना चाहती है, वो इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व भी होती है। लेकिन जो शकुंतई है, उसकी जो मदर है कल्पना की, वो डॉक्टर्स के साथ प्लीड करती है, प्रे करती है कि आप इस केस को एक रेप केस की तरह प्रेजेंट मत करो, बिकॉज़ हम लोग लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं, मिडिल क्लास है, अगर ये सबको पता चला तो इसकी बदनामी होगी एंड कोई इसे शादी भी नहीं करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो रेप है, वो एक स्टिग्मा है फॉर द विक्टिम, मतलब विक्टिम लोगों के लिए एक स्टिग्मा है, लेकिन जो परपिट्रेटर है, जो कल्प्रिट है, जो इस सिन को कमिट करता है, वो खुलेआम घूमता है, उसके लिए कोई भी शेम नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो विक्टिम है उसको सोसाइटी को फेस करना पड़ता है, तरह तरह के क्वेश्चंस का आंसर भी देना पड़ता है, ठीक है? जैसे जब वो लोग केस फाइल करने जाते हैं, जो इंस्पेक्टर है, वो समझते हैं कि जो कल्पना है उसका कैरेक्टर क्या होगा, फॉलन कैरेक्टर होगा, मतलब बैड कैरेक्टर की ये होगी, दैट इज़ व्हाई शी गॉट रेप्ड। तो ये परसेप्शन बनता है व्हेन ऑफ अ रेप विक्टिम, ठीक है? तो शकुंतला भी डॉक्टर से प्लीड कर रही थी कि आप इस केस को रेप केस में मत डालो बिकॉज़ बदनामी होगी और मेरी डॉटर से कोई भी शादी नहीं करेगा। फिर उर्मी शकुंतला के कॉन्टैक्ट में आती है। इनिशियली शकुंतला बहुत हेजिटेंट होती है, बताना नहीं चाहती है सब कुछ कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन फिर धीरे-धीरे शकुंतला सब कुछ रिवील करती है टू उर्मी एंड शकुंतला के नरेशन की वजह से हमें सब कुछ पता चलता है कि कल्पना के साथ क्या हुआ है। सो एज़ आई टोल्ड यू कि शकुंतला के हस्बैंड शकुंतला और उनके 3 बच्चों को छोड़ के चले गए थे एंड उसका कोई मेल सपोर्ट नहीं था शकुंतला का। सो शकुंतला की जो बहन थी सुल्लू, उसके जो हस्बैंड थे प्रभाकर, सो दैट वाज़ द ओनली मेल सपोर्ट शी वाज़ गेटिंग। एंड जो कल्पना थी वो एक सेल्फ डायरेक्टेड लड़की थी एंड कल्पना को उस नर्स के रूप में मॉडल किया गया है। वो नर्स जैसी इतनी अट्रैक्टिव थी, रेडिएंट थी और इंडिपेंडेंट थी। सिमिलरली कल्पना भी उसी तरह की लड़की थी एंड उसको सजना-संवरना पसंद था, वेल ड्रेस्ड अप रहना पसंद था एंड शी वाज़ सेल्फ डायरेक्टेड इन सम वे। एंड जो प्रभाकर थे, उसके जो अंकल, कल्पना के अंकल, उसकी बुरी नज़र थी कल्पना के ऊपर बिकॉज़ वो बहुत खूबसूरत थी। तो सुल्लू एक बार बोलती है शकुंतला को कि कल्पना को तुम मेरे घर में भेज दो, मैं उसको पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी एंड सारा खर्चा उठाऊँगी। तो शकुंतला को उसमें ठीक ही लगा कि चलो ठीक है, हम भेज देते हैं बिकॉज़ मेरे पास भी इतने पैसे वगैरह नहीं है। तो कल्पना वहाँ पे रहने के लिए जाती है लेकिन कुछ दिन बाद वो आ जाती है वापस और अ, बोलती है कि मैं मासी के घर कभी भी नहीं जाऊँगी। अब यहाँ पे बाद में हमें पता चलता है कि जो प्रभाकर के इवल इंटेंशंस थे टुवर्ड्स कल्पना एंड प्रभाकर और सुल्लू के कोई भी बच्चे नहीं थे, दे वर चाइल्डलेस। तो प्रभाकर कल्पना से शादी करना चाहते थे एंड इस बात को उसकी जो वाइफ थी सुल्लू, वो सपोर्ट कर रही थी। वो भी चाहती थी कि हाँ, प्रभाकर और कल्पना की शादी हो जाए बिकॉज़ अगर प्रभाकर किसी दूसरे औरत से अगर शादी करता है फॉर किड्स, देन हो सकता है कि वो सुल्लू को अपने घर से निकाल दे, ठीक है? तो इसीलिए वो इस आइडिया को सपोर्ट कर रही थी। एट द सेम टाइम कल्पना की जो माँ थी, शकुंतला, वो भी इस आइडिया को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन कल्पना ने प्रभाकर के अ, इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज़ वो नहीं चाहती थी कि वो इतने एज वाले आदमी से शादी करे। वो चाहती थी कि मैं शादी करूँगी तो अपने ही अ, चॉइस से करूँगी। मैं खुद अपने लिए लड़का पसंद करूँगी और मैं उसके साथ शादी करूँगी, ठीक है? तो ये प्रभाकर को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है एंड प्रभाकर रेप्ड कल्पना, ठीक है? प्रभाकर को एक अपॉर्च्युनिटी मिली एंड उसने फिर अपने गलत इरादे को अंजाम दिया। फिर उन्होंने कल्पना के म्यूटिलेटेड बॉडी को डार्क स्ट्रीट में छोड़ दिया। फिर कल्पना कोमा में चली जाती है, फिर उसको हॉस्पिटल लेके आया जाता है एंड नॉवल के एंड तक भी उसको वो कॉन्शियस नहीं हो पाती है। शी डिड नॉट रीगेन हर कॉन्शियसनेस और आप कह सकते हैं कि शी मस्ट हैव बीन डाइड। ओके, सो ये होता है कल्पना के साथ। द सेकंड केस इज ऑफ मीरा, ठीक है? जो मीरा का केस है वो थोड़ा स्ट्रेंज है
because you cannot term it as rape because it is rape in marriage. Okay, it is a marital rape. एंड जो मैंने पहले जो बोला था कंसेंट के बारे में, सो एक मैरिड वुमन के लाइफ में कंसेंट जो वर्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड जो हस्बैंड है वो क्लेम करते हैं अपने वाइफ्स की बॉडी पे। सिमिलरली जो मीरा उर्मी के मदर इन लॉ है, एंड शी हैड बीन लॉन्ग डेड, एंड ये इनके बेटे हैं किशोर, एंड किशोर कौन है, उर्मी के हस्बैंड है। एंड मीरा जो है वो एक लवलेस लाइफ को स्पेंड कर रही थी, एंड ये सब चीज़ें हमें मीरा के राइटिंग से पता चलती है। मीरा यूज टू राइट अ लॉट, वो डायरी लिखती थी, पोएम्स लिखती थी, एंड उसी के माध्यम से हमें मीरा के लाइफ के बारे में पता चलती है कि वो एक लवलेस रिलेशनशिप में थी उसके हस्बैंड के साथ, एंड उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मीरा से, लेकिन वो जो ऑब्सेसिव लव था वो मीरा बियर नहीं कर पाती थी, एंड मीरा वॉज विक्टिम ऑफ हर हस्बैंड्स नाइटली अटैक्स। वो अपने हस्बैंड के नाइटली अटैक्स की विक्टिम भी थी, एंड देयर आर टाइम्स व्हेन सेक्स इज डिस्टेस्टफुल टू हर, लेकिन वो ये बात अपने हस्बैंड को समझा नहीं पाई, एंड शी कुडंट से नो। सो ये सब देख के हम लोग बोल सकते हैं कि मीरा वाज आल्सो रेप्ड, बट दिस रेप वाज इन मैरिज, दिस इज अ मैरिटल रेप। ओके, एंड सोसाइटी ऑफन इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है, एंड इस इंसिडेंट को तो रेप कहा भी नहीं जा सकता है। तो शशि देश पांडे ने दो एंगल्स दिए हैं, ठीक है, एक कल्पना का और एक मीरा का। सो दिस वाज द थीम ऑफ रेप। अब हम लोग दूसरे थीम को देखेंगे, विच इज थीम ऑफ फेमिनिज्म। सो इसको एनालाइज करने से पहले हमें जानना होगा कि फेमिनिज्म क्या है। सो फेमिनिज्म एक सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट है जहाँ पे औरतें इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज डिमांड करती हैं, एंड ये शुरू हुआ था 18 19 सेंचुरीज में। फिर फेमिनिज्म के तीन वेव्स आए हैं, ठीक है। सो ये है फेमिनिज्म, एक मूवमेंट है। एंड इस अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए फेमिनिज्म के ऊपर इन लिटरेचर, then I've already made one. If you want to watch it, then I'll provide the link of that video in the description. You can watch it. एंड ये जो नॉवल है द वाइंडिंग वाइन, इसमें भी हमें ये थीम देखने को मिलता है, फेमिनिज्म। एंड हमें ये देखने को मिलता है कि जो सोसाइटी है, ठीक है, वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, एंड जो वुमेन है वो सबमिसिव है, ठीक है। वुमेन्स सबमिशन हमें देखने को मिलता है, देयर लैक ऑफ वॉइस, द सोसाइटीज एटीट्यूड to their suffering and the abuse of women's body through various women characters। इस नॉवल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिससे हमें वुमेन की सबमिसिवनेस देखने को मिलती है, एंड ये भी देखने को मिलता है कि जो वुमेन है दे डू नॉट कम इन द फोर फ्रंट, एंड उन लोगों का कोई रोल नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में। जैसे अगर हम लोग इन्हीं की बात करते हैं, उर्मी के मदर, ठीक है। सो उर्मी को बहुत यंग एज में उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर भेज दिया गया था, एंड उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे रानी दुर्ग में। एंड उर्मी को लगता था कि उसके मदर ने उसे भेजा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, उर्मी जाना नहीं चाहती थी। एंड तभी से उर्मी और उसके मदर के बीच का जो रिलेशनशिप था बहुत बिटर हो गया था, बिकॉज उर्मी को लगता था कि उसके मदर ने उसे भेजा था, बट एक्चुअल में इन रियलिटी उसके फादर ने उर्मी को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहने के लिए भेजा था, एंड उनके फादर ने ये डिसीजन लिया था, एंड उन्होंने उर्मी के मदर से कुछ ओपिनियन भी नहीं लिया, बस डिसीजन सुना दिया। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो मेल्स थे वो क्वाइट डोमिनेटिंग थे, एंड वुमेन को सबमिसिव रहना पड़ता था उस टाइम पे। अगर हम लोग मीरा के बारे में बात करें, तो मीरा वॉज ऑल्सो वेरी मच लव्ड बाई हर हस्बैंड, लेकिन उनके हस्बैंड का जो लव था वो बहुत ऑब्सेसिव लव था, एंड मीरा को वो टॉलरेट भी नहीं होता था। तो यहाँ पे भी हमें वुमेन की सबमिसिवनेस देखने को मिलती है। देन वरना और हरीश का जो रिलेशनशिप है वहाँ पे भी हमें वुमेन की सबमिसिवनेस देखने को मिलती है। देन वुमेन की सफरिंग के बारे में भी हम लोग को पता चलता है इस नॉवल में। सो ये जो थीम है, द थीम ऑफ फेमिनिज्म, ये भी एक डोमिनेंट थीम है इस एंटायर नॉवल में। So let us proceed to the next theme, which is the theme of love, marriage, and sex. So the marriage is the oldest institution of human society. So ये human society का oldest institution है, and marriage is very necessary according to the society. And इस novel में हमें बहुत सारे married couples देखने को मिलते हैं, जैसे उर्मी, किशोर, वना, हरीश,
मीरा आपका एंड देयर हस्बैंड, जो मीरा के हस्बैंड थे वो 2 शादी किए थे, बिकॉज़ मीरा चाइल्ड बर्थ में ही वो मर गई थी। किशोर को जन्म देने के बाद वो मर गई थी, तो किशोर बहुत छोटा था, तो वो फिर अक्का से शादी करते हैं। सो ही हैज़ 2 वाइफ्स। फिर इन्नी एंड हर हस्बैंड यानी कि उर्मी के मदर एंड फादर, एंड शकुताई उसके हस्बैंड, और सुल्लू और प्रभाकर, इतने मैरिड कपल्स हैं इस नॉवल में। तो सबसे पहले हम लोग मीरा का केस पकड़ते हैं। सो मीरा की जब शादी हुई थी तब वो 18 साल की थी, एंड मीरा के घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश थे इस रिश्ते से, बिकॉज अच्छा रिश्ता था, तो मीरा का शादी हो जाता है एट द एज ऑफ 18। एंड मीरा के जो हस्बैंड थे वो मीरा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, एंड बहुत ज़्यादा पोजेसिव और ऑब्सेसिव भी थे उनके हस्बैंड। एंड मीरा उनके हस्बैंड के नाइटली अटैक से भी उनकी विक्टिम थी, एंड मीरा को ये सब बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो रहा था, एंड मीरा के लिए ये जो प्यार था वो एक ट्रैप था। फिर जब मीरा किशोर को जन्म देती है तो उसके बाद मीरा मर जाती है, एंड किशोर बहुत छोटा रहता है, तो फिर वो अक्का से शादी करते हैं। ठीक है, मीरा के हस्बैंड फिर अक्का से शादी करते हैं, एंड अक्का उस टाइम पे 22 to 23 ईयर्स ओल्ड थी, एंड अक्का को कभी भी अपने हस्बैंड से प्यार नहीं मिला। एंड अक्का की एक बेटी है विच इज़ वन्ना। सो जो किशोर है और वन्ना है ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, एंड उर्मी जो है वो किशोर के हस्बैंड है, एंड वन्ना के थ्रू ही उर्मी किशोर से मिली थी। ठीक है, तो मीरा को तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला था उसके हस्बैंड से, लेकिन अक्का और उनके हस्बैंड का जो मैरिज है उसमें हमें प्यार नहीं देखने को मिलता है, बिकॉज उनके हस्बैंड को एक मदर चाहिए था, उनको एक वाइफ नहीं चाहिए था, उनको एक मदर चाहिए था, बिकॉज किशोर उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा छोटा था। एंड यहाँ पे जो वन्ना और उसके फादर का भी जो रिलेशन है वो भी बहुत बिटर सा है, एंड उनके फादर बन्ना से इतना प्यार भी नहीं करते। फिर हम लोग इन्नी और उसके हस्बैंड के बारे में अगर बात करें, सो इन्नी सबमिसिव है, उनके हस्बैंड डोमिनेटिव है, यानी कि उर्मी के मदर एंड फादर, बिकॉज जो उनके फादर है, उर्मी के फादर, वो एक डिसीजन लेते हैं कि उर्मी को हम लोग रानी दुर्ग में उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज देंगे, एंड इन्हीं से ये कुछ पूछते भी नहीं है, अपने वाइफ से कुछ भी नहीं पूछते हैं, उनका ओपिनियन नहीं पूछते, बस अपना डिसीजन सुना देते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उनके जो फादर है, उर्मी के जो फादर है, ही इज क्वाइट डोमिनेटिंग, एंड हर मदर इज सबमिसिव टू हर हस्बैंड। फिर हमें उर्मी और किशोर का मैरिज देखने को मिलता है। सो दे आर प्रिटी हैप्पी कपल, एंड उर्मी एक सेल्फ असर्टिव वुमन है, अग्रेसिव है, शार्प टंग है, एंड किशोर जो है वो एक डोटिंग हस्बैंड है, यानी कि बहुत ज़्यादा उर्मी से प्यार भी करते हैं, एंड उर्मी को वो प्रॉपर स्पेस देते हैं, फ्रीडम देते हैं, एंड उर्मी को जो भी अच्छा लगता है वो करती है, तो दे शेयर लव इन देयर मैरिज। वरना हरीश के साथ भी यही केस है, दे आर हैप्पी कपल, तो उर्मी और किशोर और वरना एंड हरीश दे आर हैप्पी कपल्स। ओके, फिर हम लोग जब शकुताई और उसके हस्बैंड के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग सुल्लू प्रभाकर के बारे में बात करते हैं, तो इनके मैरिज में वी कैन ओनली सी स्कोप ऑफ सेक्स, लस्ट से भरे होते हैं ये दोनों ही। ठीक है, शकुताई के हस्बैंड और सुल्लू के हस्बैंड विच इज प्रभाकर, बिकॉज शकुताई के जो हस्बैंड थे वो किसी और औरत के लिए शकुताई को छोड़ देते हैं, उनके तीनों बच्चों को छोड़ देते हैं, एंड सुल्लू के जो हस्बैंड थे प्रभाकर, सुल्लू और प्रभाकर के कोई भी बच्चे नहीं थे, एंड प्रभाकर का इविल इंटेंशंस था कल्पना के ऊपर, एंड वो कल्पना से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन कल्पना जब रिजेक्ट कर देती है इनके प्रपोजल को, तो प्रभाकर क्या करते हैं, कल्पना का रेप करते हैं, एंड उसकी बॉडी को वहीं पे छोड़ देते हैं। फिर सुल्लू क्या करती है, सुसाइड कर लेती है। तो ये जो कैरेक्टर है शकुत है, इसके हस्बैंड एंड सुल्लू एंड प्रभाकर, इनके मैरिज में वी कैन ओनली सी लस्ट, दे आर ड्रिवन बाय लस्ट। सो दिस इज द थीम ऑफ लव, मैरिज एंड सेक्स। अब हम लोग द थीम ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नॉवल है द वाइंडिंग वाइन, अगर हम लोग इसका टाइटल का मतलब को जानने की कोशिश करें, सो वाइंडिंग का मतलब है बांधना, एंड वाइन इज क्रीपर। ठीक है, लत को बोलते हैं वाइंड। सो वाइंडिंग वाइन का एक मतलब ये भी निकल सकता है कि सबको एक साथ बांधना, सबको एक साथ लेके आना। सो इस नॉवल में भी हमें
बहुत सारे ह्यूमन रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं, ह्यूमन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, मदर डॉटर रिलेशनशिप, मेल फीमेल रिलेशनशिप, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, वुमेन वुमेन बॉन्डिंग एंड ह्यूमन बॉन्डिंग। अगर हम लोग उर्मी के बारे में बात करें, तो उर्मी और उनकी मदर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा बिटर है, एक्रिमोनियस है। बिकॉज उर्मी को बहुत ही यंग एज में उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर भेज दिया गया था रानी दुर्ग में, बायाजी या नज्जू के साथ रहने के लिए। एंड उर्मी को लगता था कि उनकी जो मदर है, इन्नी, उसने ही मुझे ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहने के लिए भेज दिया है, अपने से दूर कर दिया है। एंड तभी से इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा बिटर हो जाता है। एंड हमें पता कैसे चलता है, जैसे ही नॉवल ओपन होता है, इट ओपन्स विद द ग्रीफ ऑफ उर्मी। उर्मी की ग्रीफ से ये ओपन होता है, बिकॉज उर्मी ने अपने डॉटर को खो दिया है। हर डॉटर अनुषा और अनु इज डेड नाउ। तो उर्मी बहुत ही ज़्यादा सैड रहती है, लेकिन जैसे ही इन्नी आती है उसको कंसोल करने के लिए, तो उनके बीच का जो कॉन्वर्सेशन रहता है उससे ही हमें पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं है। एट द सेम टाइम हम लोग देखते हैं कि उर्मी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है टुवर्ड्स हर डॉटर अनुषा। एंड अनुषा का जैसे ही डेथ होता है तो वो टॉलरेट नहीं कर पाती है, एंड बहुत ज़्यादा वो दुखी रहती है। अब यहाँ पे हमें वुमेन वुमेन बॉन्डिंग भी देखने को मिलता है। जो उर्मी है वो एक वुमेन रहती है, एंड वो शकुंतला को नहीं जानती है, नहीं कल्पना को जानती है, लेकिन फिर भी शी वांट्स टू हेल्प देम। ओके, वो उनकी है मदद करना चाहते हैं। एंड वो शकुंतला को अप्रोच भी करती है एंड पूरा मैटर को जानने की कोशिश करती है। सो इनिशियली शकुंतला इज हेजिटेंट, लेकिन बाद में शकुंतला सब कुछ वो बोल देती है। तो यहाँ पे हमें एक ह्यूमन बॉन्डिंग, एक वुमेन टू वुमेन बॉन्डिंग भी देखने को मिलता है। तो इस नॉवल में बहुत सारी रिलेशनशिप्स है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स है, ठीक है, मेल फीमेल रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, जो कि हमें देखने को मिलता है। एंड ये जो थीम है, द थीम ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ये एक डोमिनेंट थीम है इस नॉवल का। सो दिस वाज इट, एंड आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर वीडियो. So if you have understood, then please give it a like and do subscribe to my channel.